हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्विक के उपकरण में किसी समय ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम है और इसका मान I है। जब खिसकने वाली नली को 16.5 मिलीमीटर खींच दिया जाता है तो यह तीव्रता अधिकतम हो जाती है और इसका मान 9I हो जाता है। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड लें। अब प्रश्न का प्रथम भाग ए, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति निकालें। और प्रश्न का दूसरा भाग बी, संसूचक के स्थान पर आती तरंगों के आयामों के अनुपात निकालें। मान लें कि नली के 16.5 मिलीमीटर खींचने से आयामों में आया परिवर्तन नगण्य है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। और इसके लिए यहाँ क्विक का उपकरण का उपयोग किया गया है। तो क्विक का उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि तरंगों को बड़ी आसानी से अध्यारोपित करके व्यतिकरण किया जा सकता है। तो ये एक क्विक का उपकरण है जिसकी सहायता से हम ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण करते हैं। इस उपकरण में दो यू नलियां होती है। एक है यहाँ पर ABC, ये स्थिर नली है। और दूसरा है D1DC, ये खिसकने वाली नली है, इसको खिसकाया जा सकता है। यदि मैं इस खिसकने वाली नली को D दूरी से खिसकाता हूं तो ऊपर भी D दूरी से आगे बढ़ेगा ये और नीचे भी D दूरी से आगे बढ़ेगा, अर्थात टोटल या कुल जो लंबाई बढ़ेगी वो 2D के बराबर होगा। अब ये स्वरित्र द्विभुज कंपित करा करके स्वरित्र द्विभुज को कंपित करा करके हम ध्वनि तरंगों को यहां से अंदर भेजते हैं। ये ध्वनि तरंगे दो भागों में बढ़ जाती है। एक जाता है ABC की तरफ और दूसरा जाता है ADC की तरफ। और ये दोनों की दोनों फिर तरंगे बिंदु C पर आकर मिलते हैं। और यहाँ पर एक नली खुली हुई है, यहीं पर प्रेक्षक अपने कान लगा करके रखता है और ध्वनि की तीव्रता का अनुमान लगाता है कि तीव्रता अधिक मिली, अधिकतम मिली कि न्यूनतम मिली इत्यादि। तो बिंदु C पर ABC से आने वाली और ADC से आने वाली तरंगे आपस में मिलते हैं, अर्थात अध्यारोपित होते हैं और व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। ये व्यतिकरण किस प्रकार का होगा, अर्थात संपोषी होगा या विनाशी होगा, ये निर्भर करता है दोनों भागों के पथ की लंबाइयों में अंतर के, दूरियों में अंतर के ऊपर। तो यहाँ देखिए कि ध्वनि तरंगों के या का पथांतर, दोनों के पथ में कितना अंतर है, x ये बराबर मिलेगा ADC, यहां तय की गई दूरी, ऋण ABC यानी दूसरे भाग में तय की गई दूरी। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए हमें मालूम है शर्त कि पथांतर x जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लेकिन विनाशी व्यतिकरण के लिए
जो पथांतर x है ये बराबर होना चाहिए n प्लस 1/2 लैम्डा के। अर्थात जो n लैम्डा था पथांतर, उसमें λ/2 और जुड़ जाए तो संपोषी व्यतिकरण जो है वो विनाशी व्यतिकरण में बदल जाता है। अब यदि इसमें मैं λ/2 और आगे बढ़ा दूं, और ये बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस नली को खींच रहे हैं, तो पथ बढ़ता जाएगा, पथांतर बढ़ता जाएगा। तो यदि मैं λ/2 और पथांतर बढ़ा दूं तो विनाशी व्यतिकरण जो है वो संपोषी में बदल जाएगा। और संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है और इसलिए ध्वनि अधिकतम सुनाई देता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और इसलिए ध्वनि भी हमको न्यूनतम सुनाई देती है। तो खिसकने वाली नली को यदि हम धीरे धीरे सरकाते चले जाएं तो प्रेक्षक को ध्वनि की तीव्रता अधिकतम कहीं पर मान लीजिए मिला, अधिकतम, और थोड़ा आगे खींचेंगे तो वहां से वो न्यूनतम हो जाएगा, फिर आगे खींचेंगे तो फिर से अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से खिसकने वाली नली को खिसका करके हम ध्वनि की तीव्रता को बदल सकते हैं, अधिकतम से न्यूनतम, न्यूनतम से अधिकतम। और अधिकतम से न्यूनतम लाना हो या न्यूनतम से अधिकतम लाना हो, हमको नली को इतना खींचना है कि ध्वनि तरंगों के पथ में λ/2 का परिवर्तन हो। तो हम देख रहे हैं कि d दूरी खींचने पर वास्तव में पथ में अंतर आता है 2d के बराबर, ये 2d के बराबर आता है। और ये यदि अधिकतम से न्यूनतम कर दिया या न्यूनतम को अधिकतम कर दिया तो ये दूरी जो है वो λ/2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि लैम्डा यानी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ये बराबर मिलता है 4d के। तो ये क्विंके उपकरण का सिद्धांत है, सूत्र है, जहां से हम सारी गणनाएं करते हैं। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में कुछ भौतिक राशियों के मान दिए हुए हैं। पहला मान दिया है कि न्यूनतम तीव्रता जो है, जो प्रेक्षक को सुनाई देता है, वो I है। हमने नली को खिसकाया है 16.5 मिलीमीटर, अर्थात ये D का मान है। तो यही तीव्रता बढ़कर के अब अधिकतम हो जाती है और उस अधिकतम तीव्रता का मान दिया इसने 9I, और हमको दिया है ध्वनि की चाल बराबर 330 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर हमसे पूछ रहा है, पहला में पूछा है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, और दूसरा पूछा है कि संसूचक के स्थान पर, संसूचक वो जगह है जहां प्रेक्षक ने अपने कान लगा रखे हैं, वही संसूचक का स्थान है। तो वहां पर दोनों तरंगों यानी ABC से आने वाली तरंगे और ADC से आने वाली तरंगों के आयामों में अनुपात निकालना है। ये दो बातें हमको कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है, पहला दिया है न्यूनतम तीव्रता अर्थात I मिनिमम, ये बराबर दिया है I। दूसरा दिया हुआ है अधिकतम तीव्रता अर्थात I मैक्सिमम, ये हमको दिया हुआ है 9I। तीसरा हमको दिया हुआ है नली को जितनी दूरी से खिसकाया है D, ये दिया है 16.5 मिलीमीटर में, अर्थात 16.5 गुणित 10⁻³ मीटर में। अगला हमको दिया हुआ है हवा में ध्वनि की चाल V, और ये दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम प्रश्न का प्रथम भाग A हल करते हैं। तो क्विंके उपकरण में ध्वनि का तरंग दैर्ध्य लैम्डा ये बराबर होता है 4d के। तो 4 गुणित d का मान है 16.5 गुणित 10⁻³ मीटर में। हल करने पर हमको मिल रहा है 66 गुणित 10⁻³ मीटर। अब यदि
ध्वनि की आवृत्ति बराबर न्यू है, तो न्यू बराबर होता है v बटा लैम्डा। v का मान दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड और लैम्डा का मान निकला है 66 × 10 का घात -3 मीटर। तो 33 से काटा तो ये 10 बार में कटा, ये 2 बार में, और 2 से फिर काट दिया तो ये 5 बार में कट रहा है, अर्थात 5 × 10 का घात 3 हर्ट्ज या आरपीएस भी कहते हैं इसी को। तो ये हो गया इस प्रश्न के प्रथम भाग ए का उत्तर। में प्रयोग में लाए गए ध्वनि की जो आवृत्ति है, और ये आवृत्ति किसने दिया है? स्वरित द्विभुज ने। तो ये स्वरित द्विभुज की भी आवृत्ति है 5 × 10 का घात 3 हर्ट्ज अर्थात 5000 हर्ट्ज। तो अब हम प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं बी। माना संसूचक की स्थिति पर तरंगों के आयाम A1 और A2 है। ABC से जो आ रहा है A1, ADC से जो आ रहा है उसका मान लेते हैं A2 है। तो हमको मालूम है कि A1 + A2 बटे A1 - A2 का वर्ग ये बराबर होता है I अधिकतम बटे I न्यूनतम। ये व्यतिकरण का सूत्र है। तो हम दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल दें तो हमको मिल जाएगा A1 धन A2 बटे A1 ऋण A2 बराबर वर्गमूल I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। तो A1 धन A2 बटे A1 ऋण A2 बराबर हो गया I मैक्सिमम का मान दिया है इसने 9I और मिनिमम का मान दिया है I, तो I और I तो कट गया, तो 9 का वर्गमूल आ गया 3। त्रिया गुणा करें तो A1 धन A2 बराबर 3A1 ऋण 3A2। A1 को एक तरफ कर लें, A2 को दूसरी तरफ। तो A1 को मैं राइट में ले आऊं तो हमको मिल रहा है 3A1 तो पहले से है और A1 को लाया तो हो गया -A1 ऋण A1 बराबर A2, ये बाईं तरफ वाले का लिख रहा हूं, और 3A2 को भी बाईं ले गया तो हो गया +3A2। इसका मतलब हुआ कि 2A1 बराबर 4A2 है, तो A1 बटा A2 बराबर 4/2 अर्थात 2:1 होगा। तो उनके आयामों में जो अनुपात है वो 2:1 में होगा, और यही हमसे प्रश्न में पूछा है या प्रश्न के दूसरे भाग बी में पूछा है, तो ये उसका उत्तर हो गया। तो ये रहे इस प्रश्न के दोनों भागों के अंतिम उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।